हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट थर्ड। इससे पहले ऑलरेडी इस चैप्टर पे दो पार्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। तो दो टॉपिक कवर करवा चुका हूं। आज इस चैप्टर में तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कवर करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टॉपिक का नाम है, दोनों का मतलब एक ही होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंजम्पशन फंक्शन का मतलब या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है। देखो, हमारी इस एग्जाम्पल को पहले हम एक इंडिविजुअल लेवल पे समझते हैं। जनरली होता है क्या है कि जब हमारी इनकम बढ़ने लगती है तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है। अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारा खर्चा ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है, जिसे हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। ये रिलेशन इंडिविजुअल लेवल पे भी पाया जाता है और ये रिलेशन पूरे एग्रीगेट इकोनॉमी के लेवल पे भी पाया जाता है। तो बस इतनी सी बात है कि हमारे कंजम्पशन में और हमारी इनकम में रिलेशन पाया जाता है, इसको हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। इट इज अ रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट इनकम एंड कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के एग्रीगेट इनकम और कंजम्पशन के रिलेशन को कंजम्पशन फंक्शन कह देते हैं। इसे डिनोट करते हैं हम C इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, यानी कि इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में चेंज होता है या दोनों में रिलेशन पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा, पहले आपको शेड्यूल और डायग्राम समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूले पे ले जाऊंगा। देखो, शेड्यूल जो है मैंने एक इमेजिनरी शेड्यूल बनाई हुई है, ठीक है। इनकम को इसके अंदर मैंने क्या करा है, धीरे धीरे इंक्रीज करा है एक कांस्टेंट रेट को लेकर, और जब इनकम इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमारी इनकम जीरो थी तो उस टाइम पर भी कोई कंजम्पशन किया जाता है, इसको हम C बार या फिर हम लोग बोल देते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्योंकि जैसे इंडिविजुअल लेवल पर किसी इंसान की इनकम जीरो होने पर उसका कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता, सेम इसी तरीके से एग्रीगेट लेवल पर भी इनकम जीरो होने पर कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता। ये सारे अमाउंट करोड़ के अंदर है क्योंकि हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। इनकम हमारी बढ़ी, देखो कंजम्पशन भी बढ़ गया, फिर इनकम बढ़ी, कंजम्पशन भी बढ़ गया, इनकम बढ़ी, फिर कंजम्पशन बढ़ गया। इस तरीके से हम ये नंबर अपने हिसाब से हम आगे पीछे भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 3 स्टेज बताए। जो पहला स्टेज था उसके अंदर हमारी कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है। दूसरी स्टेज के अंदर मेरा कंजम्पशन और इनकम बराबर है, और तीसरी स्टेज के अंदर मैंने क्या करा, मेरी जो इनकम है वो कैसी है, ज़्यादा है, और कंजम्पशन मेरा कैसा है, कम है। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख रहे हो कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन कंजम्पशन की रफ्तार में कैसी है, थोड़ी कमी है। ये रूल बताया था हमारे को केन्स ने एक रूल बताया था जिसके अंदर ये बोला कि जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन इनकम के मुकाबले में कम तेजी से बढ़ता है, ठीक है। ये केन्स का रूल है। मेन आर डिस्पोज्ड एज अ रूल ऑन एन एवरेज टू इंक्रीज दियर कंजम्पशन इंक्रीज होता है एज दियर इंक्रीज इन इनकम के इंक्रीज होने से, बट नॉट एज मच एज इंक्रीज इन दियर इनकम। लेकिन इनकम से ज्यादा तेजी से कंजम्पशन नहीं बढ़ सकता। ये रूल किसने दिया है, हमारे को केन्स ने दिया है। तो अब आपको शेड्यूल समझ में आ गया होगा। इमेजिनरी शेड्यूल है, अपने हिसाब से नंबर थोड़ा आगे पीछे आप कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे है इसका डायग्राम। देखो, डायग्राम की स्टार्टिंग यहाँ पे हमने x एक्सिस पे y दिखाया। मैंने बोला इस चैप्टर में हमेशा आपको y ही मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम कंजम्पशन कर्व बना रहे हैं तो C मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कंजम्पशन कर्व को जैसे हम एग्रीगेट सप्लाई या इनकम को ऐसे शुरू करते थे जीरो से, हम इस तरीके से कंजम्पशन को कभी, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई जीरो हो सकता है या एग्रीगेट इनकम जीरो हो सकती है, लेकिन कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। इसलिए मैंने देखो कंजम्पशन को जीरो से स्टार्ट ना करके ऊपर से स्टार्ट करा है, और ये क्या डिनोट कर रहा है, O से लेकर R तक क्या डिनोट कर रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन को डिनोट कर रहा है। क्योंकि इनकम जीरो होने पर कंजम्पशन जो होती है उसे ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि कंजम्पशन कर्व यहाँ ऊपर से क्यों स्टार्ट होता है। दूसरे नंबर की बात, ये जो कंजम्पशन कर्व का स्लोप है, ये जो स्लोप है ऐसे जा रहा है, इसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव स्लोप। ये पॉजिटिव स्लोप क्यों है, क्योंकि इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता है, इनकम कम होने से कंजम्पशन कम होता है, इसलिए इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है। दो बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तीसरे नंबर की बात, इसका जो स्लोप होता है बच्चों वो MPC के बराबर होता है, दैट इज डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। अभी आगे थोड़ा सा पढ़ने वाले भी हैं, तो याद रखना है कि कंजम्पशन कर्व का स्लोप किसके बराबर होता है, MPC के बराबर होता है। अभी बस इतनी सी बात आप याद रख लो। तीनों बातें नीचे, तीनों चारों बातें जो भी बताई वो नीचे लिखा हुआ है। स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज पॉजिटिव बिकॉज रिलेशन ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन इज पॉजिटिव। कंजम्पशन कर्व का रिलेशन कैसा होता है, स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशन होता है। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज इक्वल टू MPC बताया था अभी। ब्रेक इवन पॉइंट C
इक्वल टू में वाई, जहां पर ये जैसे कि मान लो यहाँ पर ये हमारा क्या था, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू वाई होता है, यहाँ दोनों बराबर है, यहाँ पे सी इक्वल टू वाई है, इसे हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। आ जाता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर होता है, जहां पर हमारी इनकम और हमारा कंजम्पशन बराबर होता है। कंजम्पशन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है कंजम्पशन का, रीजन क्या है, आर से स्टार्ट हो रहा है, रीजन है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। तो ये बातें आपको याद हो गई होंगी। तो अब हमारा रहता है फॉर्मूला, फॉर्मूले को समझा देता हूं बच्चों। सी यानी कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है सी बार, यानी कि फिक्स्ड। मैं बोल सकता हूं एक कंजम्पशन तो फिक्स है, कोई इंसान अगर जीरो इनकम भी कमाता है तो उसका कुछ ना कुछ खर्चा होगा। इंडिविजुअल लेवल पे एग्जांपल ले लेते हैं, एक इंसान का खर्चा कितना है, 6,000 रुपए है, तो ये उसका क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो वो कितना खर्च करता है, मान लो कोई इंसान अगर 10,000 रुपए कमाता है, ये इंसान 10,000 रुपए कमाने लग गया, तो 6,000 तो खर्च करेगा, और जो इसकी इनकम 4,000 एक्स्ट्रा है, क्या उसमें से कुछ पैसे खर्च नहीं करेगा, उसमें से भी करेगा। मैं बोल देता हूं कि उस 4,000 रुपए का वो 50% खर्च कर देता है, यानी कि 6,000 प्लस में कितना आ गया, 2,000, यह आ गया तुम्हारा 8,000। तो क्या फॉर्मूला बना, इसका फॉर्मूला बना सी बार, देखो 6,000 रुपए उसका ऑटोनॉमस कंजम्पशन था, प्लस बी वाई। तो बी का मतलब क्या होता है, यहां पर बी का मतलब होता है ये रेट, यानी जो उसकी इनकम बच गई या एक्स्ट्रा इनकम है उसको किस रेट से खर्च कर रहा है, इसे हम एमपीसी कहते हैं। और वाई का मतलब जो उसकी इनकम बच गई, यानी 4,000 रुपए, यानी 4,000 का 50% हमने निकाला। तो अब आपको पता चल गया होगा, ये वाली जो चीज है कंजम्पशन के अंदर ये फिक्स होता है, और ये वाली जो चीज है वो चेंज होती रहती है जैसे जैसे इनकम चेंज होती है। तो ये फॉर्मूला बन गया सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। तो अभी हमने सिर्फ कंजम्पशन फंक्शन समझा है, अब हम इसके समझने वाले हैं टाइप्स कितने होते हैं। कंजम्पशन फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसे एपीसी कहते हैं, और दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसे हम लोग एमपीसी कह देते हैं। सबसे पहले एपीसी को समझाता हूं। अगर इसे इंडिविजुअल लेवल पे समझते हैं कि अगर इनकम 10,000 है और बंदे का कंजम्पशन कितना है 8,000, ठीक है, तो एपीसी कितना आएगा, एपीसी आएगा सी अपॉन में वाई, यानी कि इसको अगर हम कट कर दे तो 8/10 हम बोल सकते हैं 4:5, दैट इज एपीसी। एपीसी का मतलब होता है कि आपकी इनकम और आपके कंजम्पशन में क्या रेशो है, उसको एपीसी कहते हैं। इट इज द रेशो बिटवीन एग्रीगेट इनकम एंड एग्रीगेट कंजम्पशन। फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन में वाई। सेम हमने शेड्यूल लिया है, यहाँ पर शेड्यूल में हमने इनकम को क्या करा है, इंक्रीज करा है, कंजम्पशन को भी क्या करा है, साथ साथ इंक्रीज करा है, ठीक है। तो 3 स्टेज यहाँ पर भी है। एपीसी निकाला हमने सी अपॉन में वाई, सी क्या है 50/0, इन्फिनिटी आ गया। फिर सी क्या है 75, इनकम क्या है यहाँ पर 50, 1.5। फिर सी क्या है 100 और इनकम भी क्या है 100। तो इस तरीके से डिवाइड करके हमने इस चीज को कैलकुलेट कर लिया। तो 3 स्टेज यहाँ पर आपको दिखेगा। पहले नंबर की बात है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा कब आती है, एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आती है, 1 से ज्यादा, यानी कि एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आती है, जब हमारी इनकम कैसी होती है, कम और कंजम्पशन ज्यादा। याद रखना, जब इनकम कम होती है और कंजम्पशन ज्यादा होता है, इस स्टेज में यही हो रहा है, तो हमारी एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है। एपीसी की वैल्यू 1 के इक्वल कब आती है, जब इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होता है। एपीसी की वैल्यू हम बोल सकते हैं, एपीसी की वैल्यू लेस देन 1 कब आती है, जब हमारी इनकम ज्यादा हो जाती है और हमारा कंजम्पशन कम हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चन में पूछ भी लेता है, एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब है, लेस देन 1 कब है और इक्वल कब है। अब आ जाते हैं यहाँ पर डायग्राम में, समझ लेते हैं। ध्यान से समझना कि भाई यहाँ पर जब भी हम एपीसी और एमपीसी की कैलकुलेशन करते हैं तो दोनों की कैलकुलेशन कंजम्पशन कर्व से होती है। ध्यान रखना इस बात को अच्छी तरीके से कि दोनों को कंजम्पशन कर्व से ही निकालते हैं, चाहे वो एपीसी हो चाहे वो एमपीसी हो। तो मैंने कंजम्पशन कर्व बनाया यहाँ पे इनकम दिखाई है, यहाँ पर मैंने कंजम्पशन, और सेम कंजम्पशन कर्व ऊपर से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, ये बात आपको पहले बता चुका हूं। अगर मुझे यहाँ पर एपीसी निकालना है तो मेरी इनकम कितनी है, चेक करो। इनकम है मेरी यहाँ से ओ मान लेते हैं, ओ से लेकर एम, इनकम है मेरी ओ से लेकर एम, और कंजम्पशन कितना है मेरा, कंजम्पशन है ये रहा, ये यहां से यहां तक कंजम्पशन है, यानी ओ से लेकर एन तक ये मेरा कंजम्पशन है। तो ओ से लेकर एन तक, तो हमने डायग्राम में भी एपीसी को समझ लिया कि डायग्राम से एपीसी को हम कैसे सी कर्व यानी कंजम्पशन कर्व से इसे निकाल सकते हैं। अगले नंबर पे हमारा एमपीसी। एमपीसी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो कि भाई एक बंदा इनकम थी मान लो 10,000 और कंजम्पशन था उसका 8,000,
ठीक है। अब उसकी इनकम बढ़कर कितनी हो गई 15,000 और उसकी कंजम्पशन उसका बढ़कर कितना हो गया, मैं मान लेता हूं 10,000। हमें निकालना है एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है इनकम में चेंज होने से कितना चेंज हो गया, इनकम में चेंज हो गया 5,000। तो कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, कंजम्पशन में चेंज हुआ 2,000। इसे अगर हम काटे तो रेशो आ जाएगा 2:5। इसको हम कहते हैं एमपीसी। एमपीसी का सिंपल मतलब है जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो उससे हमारा कंजम्पशन कितना इंक्रीज होता है, उसके रेशो को एमपीसी कहते हैं। इट इज द रेशो बिटवीन चेंज इन एग्रीगेट इनकम एंड चेंज इन एग्रीगेट कंजम्पशन। फॉर्मूला क्या बनता है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। अब आ जाते हैं हम इसके शेड्यूल पे। शेड्यूल में देखो इनकम हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बिल्कुल पुराने वाला शेड्यूल ही बनाया है। तो हमारे को फॉर्मूला यहाँ पर है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी मतलब कंजम्पशन में चेंज और डेल्टा वाई मतलब इनकम में चेंज। तो कंजम्पशन में चेंज कैसे निकालते हैं, देखो इससे ऊपर का नंबर मुझे नहीं पता तो मैंने यहाँ पे डैश लगाया हुआ है। 75 माइनस 50 25, 100 माइनस 75 25, 150 में से 100 माइनस करेंगे 50, 200 में से 150 तो 50 और 250 में से 200 आ गया 50। ठीक है। अब निकालना है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई में पहले का डैश क्योंकि उससे ऊपर का नहीं पता, अब इसको हम माइनस करते जाएंगे। 50 माइनस 0 50 आ गया, 100 माइनस 50 50 आ गया, 200 माइनस 100 100 आ गया। इस तरह से आप माइनस करते हुए चले जाओ, आपको डेल्टा वाई भी मिल जाएगा। तो दोनों बातें आपको पता चल गई, डेल्टा सी और डेल्टा वाई। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला रख देंगे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी कितना है, डैश तो पहले का डैश ही आ जाएगा। दूसरे में डेल्टा सी है 25 अपॉन डेल्टा वाई है 50, डिवाइड करा 0.5। डेल्टा सी यहाँ पर है 25 और डेल्टा वाई कितना है यहाँ पर 50। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा सी है 50 और डेल्टा वाई कितना है हमारा 100। तो डिवाइड करा, सारे केसेस में कितना निकल रहा है 0.5 निकल रहा है। अभी अलग अलग भी आ सकता है, अगर आपने यहाँ पे रेट कुछ अलग लिए हैं तो अलग भी आ सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि एक ही मतलब एक जैसा ही नंबर आएगा। ठीक है, तो अब हम डायग्राम को समझ लेते हैं। मैंने बोला था कि एपीसी की बात हो चाहे एमपीसी की बात हो, दोनों ही हमारे कंजम्पशन कर्व से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो कंजम्पशन कर्व से सिंपल मैंने बनाया। ठीक है, यहाँ पर y को डिनोट करा है, यहाँ पर कंजम्पशन को, और सेम कंजम्पशन कर्व 0 से ऊपर से स्टार्ट हुआ है तो इस पॉइंट को मैंने r नाम दे दिया है। पहले कंजम्पशन यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, कंजम्पशन यहाँ पर हो रहा था तो देखो इनकम कितनी थी O से लेके M और कंजम्पशन कितना था O से लेकर M। पहले जैसे ही हमने इनकम को इंक्रीज करी, इनकम कितनी इंक्रीज हुई, देखो यहाँ से यहाँ तक इनकम इंक्रीज हो गई। ये इनकम है, इनकम हमने इंक्रीज करी है M से लेकर P तक। तो यहाँ लिख देता हूँ इनकम इंक्रीज करी है M से लेकर P तक। तो कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ, चेक करो, ये रहा कंजम्पशन इंक्रीज हुआ। कंजम्पशन इंक्रीज हुआ N से लेकर Q तक, N से लेकर Q तक। तो ये डायग्राम की मदद से हमने एमपीसी निकालना सीखा है। चाहे एपीएस की बात हो चाहे एमपीएस की बात हो, दोनों कंजम्पशन कर्व से ही कैलकुलेट किए जाते हैं। अब याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। एमपीसी की वैल्यू हमेशा किसके बीच में आती है, 0 और 1 के बीच में आती है। कैसे, देखो यहाँ पर अगर मैं इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूँ, ठीक है, मैं इसी एग्जाम्पल को अगर आपको समझाता हूँ, यहाँ पर बोलता हूँ कि बंदे की इनकम कितनी बढ़ी 5,000 और बंदे का कंजम्पशन भी अगर कितना बढ़ जाता 5,000, यानी 8,000 से बढ़कर 13,000, तो जितनी इनकम बढ़ी उसने सारा का सारा पैसा, यहाँ पर उसकी इनकम 5,000 रुपये बढ़ी और 5 के 5,000 रुपये बंदे ने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो यहाँ पर एमपीसी क्या आएगा, एमपीसी आएगा डेल्टा सी कितना है 5,000 और डेल्टा वाई कितना है 5,000, यानी एमपीसी आएगा 1। तो रिजल्ट क्या निकला बच्चों कि अगर कोई बढ़ी हुई इनकम का पूरा पैसा खर्च कर देता है तो वहां पर हमारा क्या आ जाता है, एमपीसी 1 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एमपीसी का वैल्यू 1 के बराबर कब आएगा, जब बढ़ी हुई इनकम को पूरा खर्च कर दिया जाएगा। सेम इसी तरीके से जितनी इनकम उसकी बढ़ी, ठीक है, जितनी इनकम उसकी बढ़ी उसने एक भी रुपए खर्चा नहीं बढ़ाया, यानी कि सारा का सारा क्या कर लिया होगा, सेव कर लिया होगा। कंजम्पशन सेम है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एमपीसी डेल्टा वाई तो 5,000 बढ़ा और डेल्टा सी कुछ भी नहीं बढ़ा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो बढ़ी हुई इनकम को अगर पूरा खर्च कर दिया गया तो एमपीसी 1, अगर बढ़ी हुई इनकम को बिल्कुल भी खर्च नहीं किया गया तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो इसलिए याद रखना एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब आ जाता है कई बार क्वेश्चन डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री। देखो डेवलपिंग कंट्री के अंदर लोग ज्यादातर उनकी इनकम कम होती है, लोग गरीब होते हैं। तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो ज्यादातर पैसा खर्च कर देते हैं, तो इसका मतलब उनकी एमपीसी कैसी होती है, ज्यादा होती है।
और डेवलप्ड कंट्री में लोगों के पास ऑलरेडी उनकी इनकम का लेवल अच्छा होता है, लोग अमीर होते हैं वहाँ के, तो ऐसा बोला जाता है कि जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो ज़्यादातर पैसा को खर्च नहीं करते, सेव करते हैं। तो डेवलपिंग कंट्री में एमपीसी की वैल्यू ज़्यादा होती है और डेवलप्ड कंट्री में एमपीसी की वैल्यू कैसी होती है, कम। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसी तरीके से अमीर और गरीबों की एमपीसी, देखो अमीरों की एमपीसी, अमीरों का ऑलरेडी सारा खर्चा पहले से ही कवर हो रहा होता है, पैसे उन पे ज़्यादा होते हैं, तो जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो ज़्यादातर पैसा खर्च नहीं करते, इसलिए उनकी एमपीसी कैसी होती है, कम। और गरीबों की इनकम जब बढ़ती है तो वो ज़्यादातर पैसा अपने बेसिक ज़रूरतों के ऊपर खर्च करते हैं, जिससे उनका ज़्यादातर पैसा खर्च हो जाता है, इसलिए उनकी एमपीसी ज़्यादा होती है। तो डेवलप्ड कंट्रियों की एमपीसी कम, डेवलपिंग की एमपीसी ज़्यादा। अमीरों की एमपीसी कैसी होती है, कम, और गरीबों की एमपीसी का रेट कैसा होता है, ज़्यादा। तो आज की क्लास के अंदर कंजम्पशन फंक्शन बताया, कंजम्पशन फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, दोनों में अच्छे से डिफरेंस बताया। तो सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने कवर करी है बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में।